इस कहानी की शुरुआत में हमें ऑफिसर डानी को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, जहां वो अब इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट बार अपनी बेटी को कहाँ देखा था। डानी बताता है कि एक दिन वो अपनी बेटी के साथ एक पार्क में था जहां पर इसकी बेटी मिनी इसके सामने ही खेल रही थी, लेकिन तभी किसी कारण से इसका थोड़ा सा ही ध्यान भटकता है और कोई मिनी को इसके सामने से ही किडनैप करके ले जाता है। डानी इस हादसे की वजह से कभी खुद को माफ नहीं कर पाया था और इसी वजह से उसकी वाइफ ने भी अब उसे छोड़ दिया होता है। कई सालों की तहकीकात के बाद वो आज तक अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया था। यहाँ तक उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि इतने सारे बच्चों के बीच में से कोई इसकी ही बेटी को कैसे किडनैप करके ले गया। अब यहाँ डानी को उसका एक दोस्त ऑफिसर निक मैसेज करके बाहर बुलाता है, जहाँ अब यहाँ से जाते वक्त भी वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा था। अब वो वहां से निकलने के बाद वो अपनी दोस्त निक के कार में बैठता है, जहाँ वो इसे बताता है कि उन्हें एक अनजान कॉल आई थी जिसमें कोई उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज द बैंक ऑफ ऑस्टिन में एक रॉबरी होने वाली है, जिसमें कुछ लोग लॉकर नंबर 23 से एक बॉक्स चुराने की कोशिश करने वाले हैं। यह डैनी का लॉकर भी उसी बैंक में था, इसीलिए अब ये लोग अपनी पूरे टीम के साथ बैंक पहुंचते हैं और वहां के सीसीटीवी रूम में जाके सब पर नजर रखते हैं। अब कुछ ही देर में वीडियो देखते हुए डानी को एक आदमी पर शक होता है। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा हुआ था, जहाँ वो उस औरत से बस ये कहता है कि आज यहाँ बहुत गर्मी है, और ये एक ही सेंटेंस सुन के वो औरत वहाँ हिप्नोटाइज हो जाती है और फिर अगले ही पल में हम उसे कपड़े उतार कर रोड पर चलते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बैंक के सामने गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और उससे वहाँ के सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी जिसने हिप्नोटाइज किया था और बैंक के अंदर जाने लगता है। यहाँ डानी भी जल्दी जल्दी में उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर आ जाता है, लेकिन वो अब इसे कहीं नहीं दिखता, जिसकी वजह से अब ये खुद ही मैनेजर से कह के लॉकर रूम में चला जाता है और लॉकर नंबर 23 को खोलने लगता है। लेकिन तब तक वो आदमी जिसके पीछे डानी यहाँ आया था, वहाँ बैंक के कई सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया होता है और अब वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देता है और कहता है कि वही लॉकर रूम में जाके इसके लिए वो बॉक्स लेके आए। यहाँ अंदर डानी भी अब तक वो लॉकर खोल दिया होता है, जहाँ सरप्राइजिंगली उसे बॉक्स में से अपनी ही बेटी मिनी की फोटो मिलती है, जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखे गए थे, जिसे वो जल्दी से निकाल लेता है। और अब जब रिसेप्शनिस्ट वहाँ आती है, डानी उस पर ही गन करके उसे बॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन तब तक यहाँ कुछ हिप्नोटाइज हुए गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि कुछ बिना सोचे समझे ही डानी पर फायर कर देते हैं, लेकिन उसने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो हिप्नोटाइज हुई लड़की वो बॉक्स लेके एक ट्रक में बैठ जाती है और इस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां खड़े हुए गाड़ियों से इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज करने वाला जिसका नाम डेल था खुद ही वहां जाके ट्रक से उस बॉक्स को निकाल लेता है, लेकिन अब वो डानी की नजर से बच नहीं पाता और कुछ देर के भागा दौड़ी के बाद ये लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन वो आदमी तो हिप्नोटाइज करने में माहिर था, इसीलिए वो इसके साथियों को एक दूसरे के हाथों ही मरवा देता है, लेकिन वो डानी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जहाँ पर ये उसे गुस्से से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, क्योंकि जो बॉक्स डेल चुराने की कोशिश कर रहा था वो उसी के बेटी के रिलेटेड था। लेकिन डेल वहां इसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम डानी को निक से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सारा रॉबरी का साजिश रचा गया था वो तो इसी की गायब हुई बेटी मिनी के बारे में था, जिसपे निक इसे कहता है कि तुम एक फेमस डिटेक्टिव हो और मुझे लगता है कि कोई तुमसे रिवेंज लेने के लिए ही ये सब तुम्हारे साथ कर रहा है। और फिर रात को निक डानी को कॉल करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो बैंक रॉबरी वाली न्यूज हमें किसने दिया था। उस लेडी का नाम है डायना क्रूज, जो कि इसी शहर में एक साइकियाट्रिक डॉक्टर का काम करती है। अब अगले ही सीन में हम डानी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ डायना तब किसी क्लाइंट का काउंसलिंग कर रही थी, लेकिन अब वो डानी को वहां देखते ही उस आदमी को बाहर भेज देती है। यह डानी उसे पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में पता कैसे चला था, लेकिन डायना कहती है कि क्या तुमने रॉबरी के दौरान उस आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसके जवाब में डानी कहता है कि वो आदमी वहां से भाग गया था। और ये सुनते ही डायना यहाँ काफी डर जाती है और वो जल्दी से डानी को किसी एक सीक्रेट जगह में चलने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर डेल वहां पकड़ा नहीं गया है तो वो यहाँ इन पर कभी भी हमला कर सकता है। अब अगले सीन में हम डायना, डानी और निक को एक सीक्रेट ऑफिस में देखते हैं, जहाँ डायना उन्हें बताती है कि तुम्हें तो हिप्नोटाइज के बारे में पता ही होगा, जिसमें लोगों को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम हिप्नोटाइज करने वाले की ही कहना मानते हैं। और मैं ये सब जानती हूँ क्योंकि मैं भी लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। यह निक को इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए डायना इन्हें यकीन दिलाने के लिए निक को ही हिप्नोटाइज कर देती है और फौरन बाहर जाने को कहती है। लेकिन जब निक बाहर जाता है, डेल इस पर कंट्रोल कर लेता है और इन दोनों पर ही हमला करने को वापस भेजता है। यहाँ अंदर डायना डानी से कहती है कि कुछ साल पहले अमेरिकी सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसके सारे मेंबर्स को हिप्नोटाइज करने की स्किल्स सिखाया गया था।
लेकिन डायना को इन सब बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो डायना से कहती कि वो उसे डेल के बारे में बताए ताकि वो जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढ पाए। जिस पे डायना कहती है कि डेल ही वो आदमी था जो उस हिप्नोटिक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता था, लेकिन वो हम सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए उसने एक बार सरकार पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद कर दिया गया था। लेकिन अब वो शायद किसी और चीज के पीछे है और वो साथ में हमारे जैसे सारे हिप्नोटाइज करने वालों को मारना चाहता है। अब इतने में निक वहां आ जाता है जिसके हाथ में अब एक गन था। ये देख के डायना समझ जाती है कि जरूर डेल ने अब इसको भी हिप्नोटाइज कर लिया है। डायना यहाँ निक को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो तब भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से अब इसे उसके पैर में गोली मारना पड़ता है। लेकिन तब भी वो इन्हें मारने की ही कोशिश करता है, इसीलिए अब डायना को उस पर गोली चलानी ही पड़ती है और वहाँ निक की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को अमेरिका से मेक्सिको भागते हुए देखते हैं, क्योंकि वो लोग पुलिस ऑफिसर्स थे और उनके डिपार्टमेंट को पता था कि निक और डायना आखिरी बार साथ में ही गए थे। अब यहाँ ये दोनों एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ का मैनेजर इनको पहचान लेता है, जिसकी वजह से डायना अब उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और ये दोनों बाहर भागते हैं। लेकिन वहाँ बाहर तो अब डेल पहुँच गया था, जो कि कुछ और पुलिस वालों के मदद से इन्हें फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी ये दोनों उनसे बच जाते हैं। इसके बाद डानी और डायना जेरेमी नाम के एक बंदे के पास जाते हैं, जो कि पहले भी डेल की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रह चुका था। यहाँ डानी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि मेरी बेटी की फोटोज लॉकर में क्या कर रही थी। जिस पे जेरेमी कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी। लेकिन तभी डायना उसे फोटो देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये जेरेमी नहीं डेल है। दरअसल तब से इनके सामने डेल ही बैठा हुआ था, जो कि इस बार इन दोनों के भी दिमाग को कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से वो इनके सामने होते हुए भी इन्हें जेरेमी ही दिख रहा था। लेकिन टाइम रहते ये दोनों उसके हिप्नोटाइज से बाहर आ जाते हैं और उसके इन पर हमला करने से पहले ही यहाँ से भी भाग जाते हैं। इस बार डेल ने इस शहर के कई सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया होता है, जिनसे बचते हुए ये दोनों एक बाइक से भागने लगते हैं। लेकिन तभी डानी को बहुत अजीबोगरीब विजन्स दिखाई देते हैं, जिससे अब वो बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों गिर जाते हैं। अब यहाँ के हिप्नोटाइज हुए सारे लोग फिर से इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागते हैं और कुछ देर में इन्हें पकड़ भी लेते हैं। जिसके बाद अब वहाँ पर डेल आता है और फिर से डानी को हिप्नोटाइज करके उससे उसकी बेटी की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ के सारे लोग जो डेल के कंट्रोल में थे अब उसको ही गन पॉइंट पर रख के वहाँ से ले जाते हैं, जो देख के डायना बोलती है कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया। मुझे तो लगता था डेल की हिप्नोसिस को दुनिया में कोई भी काट नहीं सकता। जिसपे अब डानी कहता है कि ये मैंने किया था, लेकिन मैं भी एक हिप्नोटिक हूँ, ये मुझे याद कैसे नहीं था। फिर इसके बाद डानी कहता है कि तुम्हारे पुराने टीम का कोई तो होगा जो मुझे ये सब समझा पाएगा, क्योंकि मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि मैं खुद को ही नहीं जानता। अब ये सब क्यों और कहां से कैसे शुरू हुआ था, इस बात का पता लगाने के लिए लोग रिवर नाम के एक बंदे के पास जाते हैं, जो कि पहले भी डायना के साथ हिप्नोसिस सीखा करता था। अब यह रिवर उन्हें अपनी बेसमेंट में लेके जाता है, जहां पर उसने अपने सारे सेटअप्स को लगाया हुआ था। यहाँ डायना उसे बताती है कि डेल जो कभी इनके ऑर्गेनाइजेशन का हेड हुआ करता था, अब किसी न किसी कारण से डानी की बेटी के पीछे लगा हुआ है और साथ में अब डानी को भी उसके पास्ट के बारे में कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। इसीलिए हम चाहते थे कि तुम इन सब के बारे में रियल डाटा बाहर निकालो। अब यहाँ रिवर इंटरनेट में उनके ऑर्गेनाइजेशन का सारे पुराने फाइल्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि डेल जो लड़की को अब ढूंढ रहा है वो अब तक की पैदा हुई सबसे पावरफुल हिप्नोटिक थी, जो कि एक साथ हजारों लोगों को कंट्रोल करने की ताकत रखती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप दोनों ही पावरफुल हिप्नोटिक थे। जो बात सुनते ही डानी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर रिवर से इसकी वाइफ के बारे में सर्च करने को कहता है और जब उसकी डिटेल्स निकालता है इन लोगों को पता चलता है कि वो सच में एक हिप्नोटिक थी और डेल के उस ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट रह चुकी थी। यहाँ डानी को तो इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि उसे अब क्या हो गया है, क्योंकि उसे उसकी बीवी के बारे में पता नहीं, उसे उसकी बेटी के बारे में पता नहीं, यहाँ तक कि अब उसे खुद के अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद डायना नहाने गई थी, जहां डानी अब बाहर बैठकर अपनी फैमिली फोटोज को देख रहा था और तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि असल में डेल ने ही किया था, जिसमें अब वो डायना को मारने की ऑर्डर देता है। लेकिन डानी गुस्से में फौरन फोन काट देता है। पर तभी हम देखते हैं कि टेबल से एक कैंची गायब हो जाती है, जो कि अब डानी के हाथ में आ गई थी और अब वो बाथरूम के पास जाके वहाँ डायना का वेट करता है। दरअसल वहाँ डेल के फोन करते संग ही डानी हिप्नोटाइज हो गया था और उसे भी अब अपनी दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन लकीली डायना ये सब समझ जाती है और उसके हाथ से वो कैंची वापस ले लेती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि डानी को अब डायना के अंदर ही अपनी
अपनी वाइफ नजर आ रही थी और वो पूरी तरह खुद के कंट्रोल में भी नहीं होता। अब कुछ देर के बाद जब डानी की आंख खुलती है, वो खुद ही जाके अब रिवर के कंप्यूटर में चेक करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है और ये वही लड़की जो पिछले 2 दिन से इसके साथ घूम रही थी। फिर अब वो अपनी फोन के अंदर अपनी वाइफ की फोटोज को चेक करने लगता है और उसमें भी अब डायना क्रूज ही थी। इसके बाद वो वापस अपनी बेटी को कंप्यूटर में सर्च करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि मिनी असल में डायना से ही पैदा हुई थी। साथ में ये खुद भी एक पावरफुल हिप्नोटिक होता है। दरअसल इसके दिमाग के साथ बहुत पहले ही कुछ छेड़छाड़ किया गया था, इसीलिए उसे अब वो सब कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर पहले ही जब अपनी वाइफ डायना से इंटीमेट होता है, इसे पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। अब इसी मोमेंट में यहाँ डायना आ जाती है, जिसे डानी पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में पता था, जिसपे वो हाँ कहती है। ये फिर पूछता है कि तो अब हमारी बेटी कहाँ है, जिसपे डायना कहती है कि वो मुझे कैसे पता होगा क्योंकि तुमने ही उसे छुपाया है। ये सुनने के बाद डानी फिर से पुराने चीजों को याद करने की कोशिश करता है और इस बार उसे वो सब याद आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को छुपाया था। दरअसल मैं अपनी बेटी को हिप्नोटिक ऑर्गेनाइजेशन से बचाना चाहता था क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही पावरफुल थी और ये लोग तब उसके पावर्स को गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। अब जब डानी उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सामने आने को कहता है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। दरअसल ये शुरू से ही हिप्नोटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था और स्टार्टिंग से हम सब ने भी जो सब देखा था वो सब जानबूझकर डानी को दिखाया जा रहा था, जिसके जरिए ही वो लोग डानी के दिमाग से मिनी की लोकेशन को निकालना चाहते थे। और डानी भी शायद पहले से ये सब जानता था, इसीलिए ही वो खुद अपनी बेटी को छुपा के अपने दिमाग से उन सारे यादों को मिटा दिया था। और तब तक यहाँ पर डेल भी आ जाता है। वो इसे बताता है कि पिछले 4 साल से वो यही कोशिश कर रहे थे कि शायद तुम बता दो कि मिनी कहाँ पर है, लेकिन तुम तो हर बार हमारे हिप्नोसिस से बाहर निकल आते हो। देखो तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं मिनी को हम सबसे बेहतर बना सकता हूँ, जिसके बाद वो इस दुनिया के सारे सरकारों को, सारे देशों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन डानी अब भी इसकी बात पर एग्री नहीं करता। अब यहाँ डेल कहता है कि हम 12 बार तुम्हारे साथ ये दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रांग माइंड मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि जब भी हमें मिनी का पता चलने वाला होता है तुम जाग जाते हो। यहाँ डायना भी कहती है कि प्लीज बता दो हमारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन डानी डायना को भी मना कर देता है। ये सुनने के बाद डेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो लोग फिर से डानी को बेहोश करके 13वीं बार एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होते। और ऐसा होते ही हम डानी को फिर से एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो बैठकर अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। फिर वैसे ही वहाँ उसका दोस्त का मैसेज आता है और वो उसके साथ चला जाता है। दरअसल यहाँ वही चीज को रिपीट किया जा रहा था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इस बार डानी बिल्कुल होश में होता है और उसे पता होता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, पर फिर भी वो उनके हिसाब से ही एक्टिंग करने लगता है। लेकिन जब इन्हें बैंक के बाहर डेल का पीछा करना था, डानी वहाँ उसका पीछा ना करके एक गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से अब ये सभी के सभी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ डेल भी अब अपने गार्ड्स के साथ एक हेलीकॉप्टर में उसका पीछा करता है। डानी अब जंगल में बने हुए एक सीक्रेट घर में जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड रहा करते थे। दरअसल वो अपनी बेटी को उन्हीं के पास छुपा के चला गया था। यहाँ तक कि डानी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी पता नहीं था, इसीलिए वो जगह ही मिनी के लिए सबसे सेफ जगह था। अब यहाँ डानी घर के अंदर जाता है, जहाँ हमें पहली बार इसकी बेटी मिनी को दिखाया जाता है, जो कि इतने दिनों के बाद अपनी डैड को देख के बहुत खुश होती है। लेकिन इतने में ही डेल और उसका पूरा टीम वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ डानी के मॉम डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिसपे डायना उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोग जो कोई भी हो प्लीज हमारे बीच में मत आओ। लेकिन वहाँ डेल तो बहस करने की मूड में ही नहीं था और वो अपने आदमियों को कह के उन दोनों को मरवा देता है। अब उनके मरते ही डानी बाहर आता है और डायना से कहता है कि क्या तुम वही औरत हो जिससे मैंने प्यार किया था, और क्या हमारी बेटी को भी तुम इन लोगों के जैसे बनाना चाहती हो। जहाँ तभी घर के अंदर से मिनी भी बाहर आ जाती है। डायना वहाँ अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है, जहाँ पर मिनी अपने मॉम से कहती है कि अब से आपको किसी और के कंट्रोल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो डेल के आदमियों की तरफ देखती है, जिससे वो सभी के सभी अब मिनी के कंट्रोल में आ जाते हैं और एक दूसरे को ही शूट करके मार देते हैं। जहाँ डेल भी चाहकर उन्हें रोक नहीं पाता, क्योंकि मिनी डेल से भी कई ज्यादा पावरफुल हिप्नोटिक थी। दरअसल ये सभी कुछ डानी का ही प्लान था और वो अपनी 13वें ट्रायल के दौरान उनके सारे टीम को यहाँ लेके आना चाहता था, ताकि एक साथ इन सबको खत्म किया जा सके। और इसका ये प्लान अब कामयाब भी हो गया था। इसके बाद वहाँ डानी के रियल मॉम डैड भी आते हैं और जो पहले वाले थे वो सब मिनी की हिप्नोसिस के कारण उन्हें दिखाई दे रहा था, जहाँ ये सब भी करने के लिए घर के अंदर उसे डानी ने ही कहा था। अब इसके बाद मिनी यहाँ डेल को भी पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और उसे अपने हाथों ही मरवा देती है, जहाँ उसके मौत के साथ ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।